नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अगले साल 2022-23 के बजट की तैयारियों की। दरअसल वित्त मंत्रालय ने उद्योग जगत और ट्रेड संस्थाओं से 15 नवंबर तक बजट पर सुझाव देने को कहा है। व्यापार और उद्योग संगठनों को भेजे पत्र में वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की शुल्क संरचना में बदलाव, दरों और कर आधार को व्यापक करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसलिए मुद्दा आपका में अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और उद्योग जगत की उम्मीद क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का आम बजट भले ही आने में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल 2022-23 के आम बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने अपनी कवायद तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बिजनेस चैम्बरों, व्यापारिक संगठनों से आम बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने इन संगठनों से 15 नवंबर तक अपने सुझाव देने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों को लेकर ड्यूटी स्ट्रक्चर, रेट और टैक्स के दायरे को बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने टैक्स को लेकर किंतु परंतु को खत्म करने और कम से कम दिक्कतें हों, इसको लेकर भी बिजनेस चैम्बर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स से सुझाव देने को कहा है। सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली में टैक्स इंसेंटिव, डिडक्शन और छूट को कम करने की मंशा जाहिर की है। सरकार ने कहा है कि उसकी नीति प्रत्यक्ष कर के मामले में इन चीजों को मध्यम अवधि में कम करने की रही है। अभी इनकम टैक्स के विभिन्न सेक्शन के जरिए 100 से अधिक छूट और डिडक्शन का प्रावधान है। सरकार ने बिजनेस चैम्बर्स और दूसरे व्यापारिक संगठनों से कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़े सुझावों पर बजट में गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल ही फैसला लेती है। बजट से इन सुझावों का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय उत्पाद कर और सीमा शुल्क को लेकर सुझाव दिए जा सकते हैं। वित्त वर्ष 22-23 के लिए 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के कार्यकाल का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी ये चौथा बजट होगा। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर लगी ब्रेक को रफ्तार देने और उसे वापस पटरी पर लाने का बजट में फोकस रहने की उम्मीद है। इस बजट में मांग पैदा करने, रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने और आधारभूत ढांचे की मजबूती पर फोकस रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जाहिर है बजट से हर किसी को बहुत उम्मीदें होती हैं, उद्योग जगत को भी हैं, और सरकार ये चाहती है कि वो जब बजट बनाए तो उसमें लोगों की आम राय भी शामिल हो। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं IIF के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव DIPP सौरभ चंद्रा जी। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ फिक्की के महासचिव दिलीप चेनाई जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत प्रोफेसर अमन मैं आपसे करूंगा। इस पहल को आप कैसे देखते हैं कि सरकार ने 15 नवंबर तक उद्योग जगत से, ट्रेड एसोसिएशन से सुझाव मांगे हैं बजट के संबंधित जो कर संबंधित पहलू हैं उनको लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे विचार में बहुत अच्छा मुहिम किया है सरकार ने, और ये टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि यह किस तरीके से जो हम टैक्स की टैक्सेशन करते हैं, उसमें पेनल्टीज लगाते हैं, उसमें भी कटौती की जाए, उसको कठोरता कम किया जाए। किस तरीके से टैक्स जो अलग अलग जाए, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सबके प्रति उन्होंने अपने विचार मांगे हैं। वैसे सरकार हर साल मांगती रही है, बट पब्लिकली जो है इस तरीके से आके कभी सरकार ने निर्देशित नहीं किया है कि हम ये चाहते हैं। और ये कि चाह बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है, एसोसिएशंस का पर्सपेक्टिव है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशंस का पर्सपेक्टिव है। वो अपने सुझाव हर साल देते थे पहले, पर एक ये जो मांग रखी है उन्होंने जिताया है कि हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम ठीक करना चाहते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, हम राहत देना चाहते हैं लोगों को, ताकि जो है आगे चढ़ के हिंदुस्तान की प्रगति हो सके और टैक्स का भी मिनिमाइजेशन हो सके। बिकॉज सिर्फ कर कलेक्ट करने से लोगों से बात नहीं बनेगी, उसको एक मिनिमाइज एप्रोप्रिएट लेवल पे रखना जरूरी है, ताकि जो है
इंसान भी खुश रहे और जिससे हमें, जैसे कोविड से निकले हैं, लोगों की आय भी थोड़ी कम हुई है, कंपनियों की भी आय कम हुई है, तो कहाँ तक हम किस किस को रिलीफ दे सकते हैं, इसको देखते हुए कि हिंदुस्तान का बजट भी ना बिगड़े और लोगों की भी बात सुनी जा सके। जी, दिलीप जी, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस पहल को? क्योंकि उद्योग जगत की ओर से जब भी बजट आता है तो तमाम तरह की मांगे सरकार के सामने रखी जाती हैं। इस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड से बाहर निकल रही है। जो कोविड महामारी थी जिसके कारण अर्थव्यवस्था के सामने तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हुई पिछले 2 वर्षों में। हालांकि अब अर्थव्यवस्था हमारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप कैसे देखते हैं इस पहल को? तो पहले तो ये जो सरकार का जो ओपन इनविटेशन एक तरीके से है और सबसे सुझाव मांगे हैं टैक्स सिंप्लीफिकेशन और टैक्स प्रोसेसेस में, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट समय पे ये एक तरीके से कदम लिया है। जैसे अमन जी ने बताया था कि हर साल ये सुझाव मांगती है, लाइन मिनिस्ट्रीज भी मांगती है और फाइनेंस वित्त मंत्रालय भी मांगते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप देखें तो कोविड से निकलते हुए जो आज तक की जो इंडिकेटर्स हैं वो करीब 9.5 और 10%, अगर अगले ये जो क्वार्टर हैं अच्छे गए तो 10% ग्रोथ की भी कोई संभावना कर सकते हैं इस साल। लेकिन अगले साल जो 8.5 की जो प्रोजेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए जो कदम लिए जा सकते हैं उनके सुझाव मांगने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मूवर अच्छा कदम है। इंडस्ट्री हर साल भेजती है, लेकिन इस साल जैसे उन्होंने मांगे हैं अलग अलग स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस मांगे हैं, वो हम देने के प्रोसेस में है और 15 तारीख तक बिल्कुल सबमिट हो जाएगा हमारे जो इंडस्ट्री के स्वभाव है। जी, सौरभ चंद्रा जी, सरकार ने जो सुझाव मांगे हैं उसके साथ एक बात और कही है कि आप सुझाव दीजिए लेकिन यह भी बताना होगा कि आर्थिक रूप से इसकी जरूरत क्यों है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि देखिए, अगर इसकी बढ़ोतरी दर अर्थव्यवस्था की जो 8% बताई गई है, मेरी समझ में वो रियल टर्म्स में है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो निवेश आए और निवेश के साथ जब ये बढ़ोतरी हो तो इसके साथ सामाजिक न्याय हो, यानी जो बढ़ोतरी है वो सभी समाज के सेगमेंट्स में बटे ताकि रोजगार खड़ा हो, डिमांड खड़ी हो। जी, डिमांड के लिए यह भी जरूरी है कि सरकार खर्चा करे, खर्चे के लिए राजस्व चाहिए। तो जो मांगे गए हैं सुझाव, उसमें ये लिखा गया है कि आप बताइए कि उसका राजस्व इम्प्लीकेशन क्या होगा, कितना उसमें कमी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी। ये भी कहा गया है कि जो टैक्स रिजीम है उसका सरलीकरण किया जाए। हमें अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए सरलीकरण बहुत जरूरी है। जी, तो ये सब सुझाव स्वागत योग्य हैं। इस बार जो सुझाव देने के लिए उन्होंने जो दायरा रखा है उसको बढ़ाया गया है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। सौरभ जी, इस तरह की पहले भी क्या कवायद होती थी? अलग अलग स्तर पे बैठ के बातचीत तो होती थी उद्योग जगत के साथ, ट्रेड एसोसिएशंस के साथ, लेकिन इस तरह लिखित रूप में सुझाव मांगना और वो भी बजट से करीब 2 महीने 2.5 महीने पहले। देखिए, इस समय जो स्थिति है उसमें ये सुझाव मांगना जरूरी हो गया है। जी, आखिर लोग बताएं कि सरकार के जो जिम्मेदारी है उसके निभाने के लिए जो राजस्व उन्हें वसूलना है वो किस तरह से वसूले, और इसके साथ साथ इसका जो रिजीम है, जो टैक्स का रिजीम है, उसको सरल कैसे किया जाए। अब जैसे एक उदाहरण है, उद्योग की तरफ से हमेशा से आता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तो अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उन्होंने स्पेसिफिक सुझाव मांगे हैं और ये भी बताया है कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके हर स्तर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें डेप्थ चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, यानी इस देश में वैल्यू एडिशन होना चाहिए।
ये नहीं है कि आप केवल असेंबली यूनिट्स बनाए। तो ये बहुत एक पहल है जिसका परिणाम तो भविष्य में आएगा, मगर मैं समझता हूं कि परिणाम अच्छे ही आने चाहिए। जी प्रोफेसर अमन जी, वैसे इस बार क्या उम्मीदें उद्योग जगत कर रहा है कर सुधारीकरण की दृष्टि से? नहीं, देखिए जी, उम्मीद तो हमेशा जी। उद्योग जगत की हो, आम आदमी की हो, इंडस्ट्री की हो, अलग अलग एसोसिएशंस की हो, हमेशा रहती ही है। पर एक जो चीज़ जैसे आपने भी कहा अभी, एक तो डिमांड है, दूसरा उसका सुझाव भी साथ में कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ताकि करना जरूरी है। वो एक ये पहल सबसे पहली बार हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो डिमांड इस समय उद्योग जगत की है, वो है थोड़े बहुत रिलीफ दो तीन विषयों में। एक तो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन की उनको पड़ रही है, वो भी पेट्रोल और डीजल की वजह से थोड़ी बहुत, जो अभी थोड़ी राहत सरकार ने जी। अभी दी, 5 रुपया पेट्रोल में किया, 10 रुपया जो है डीजल में किया, उससे काफी हद तक इंडस्ट्री को राहत मिली है। बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी की उसकी जो रेशियो होती है उसमें कटौती हो जाती है एकदम से, क्योंकि हर एक चीज फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। माल मूव करना है, आदमी को आना है काम करने के लिए, सब चीजें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि किस तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री लॉसेस में जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कर के ऊपर पेनल्टी ना लगा के उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो पे कर सके। ये एक डेफर्ड टैक्सेशन के अंदर आता है, तो वो भी एक डिमांड इंडस्ट्री की रहती है। और मेरे विचार में हो सकता है सरकार इस चीज को माने, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आई है। जैसे सरकार ने डेट्स को पोस्टपोन किया है, पिछले 2 साल से राहत देने की कोशिश की है, पेनल्टीज नहीं लगाई, इंटरेस्ट के ऊपर बैंकों ने को भी कहा कि आप पेनल्टी ना लगाएं। तो इस तरीके की जो कुछ राहत होती है वो देखने की बात है। तीसरी चीज जो वो इंडस्ट्री मेरे विचार में चाहती है, वो चाहती है कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फिजिकल स्पेंडिंग हो सरकार की तरफ से, ताकि डिमांड भी जनरेट हो, जॉब्स भी जनरेट हो। और उसके लिए अगर आज आपने नोट किया हो, आरबीआई ने रिटेल बॉन्ड के ट्रेडिंग का आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया उस जी। फैक्टर को। और वो उससे क्या होगा कि वहां पे स्टेट के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी के बॉन्ड्स हैं, वो लॉन्च कर सकते हैं। और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो सीधा निवेश जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क है, गोल्ड के अंदर है, उन सब चीजों में उससे पैसा आएगा। और वो जो लिक्विडिटी मार्केट में से एक्सेस आई हुई है, कैश एक्सेस आया हुआ है, वो खींच के आरबीआई वो इन चीजों के निवेश में लगाएगी, क्योंकि वो जरूरी है। देखिए, फिजिकल स्पेंडिंग ये सरकार करना चाहती है, पर वो करना ऐसे चाहती है कि जिससे ग्रोथ हो। एक होती है मिठाई बांटना, कि पैसे बांट दो, जैसे बहुत सरकार बीडीबीटी है, आप दे दीजिए सबको पैसा, इतना पैसा अपने आप खर्चा करेंगे। वो चीज रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करती है। पर हम किसी चीज में निवेश करते हैं, कोई कारखाना लगवाते हैं, इंडस्ट्री को रिलीफ देते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक जॉब भी क्रिएट करते हैं और आगे आने के लिए एम्पावरमेंट करने के लिए लोगों का और देश का काम करते हैं। तो मेरे विचार में उस तरीके की स्कीम्स जो हैं और जो सरकार लाएगी, वो विचार में इंडस्ट्री चाहती भी है और समझ गई है कि सरकार यही करेगी, मिठाई नहीं बांटेगी। जी दिलीप जी, आप फिक्की जैसे ताकतवर संगठन के और मजबूत संगठन के महासचिव हैं। आपकी संस्था ने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को, कुछ शेयर करेंगे आप हमसे? नहीं, हमने काफी सुझाव दिए हैं सरकार को। और ब्रॉडली अगर जैसे हम ब्रॉड विषय में देखें, पहला जो है, जो थोड़े से एम्बिग्विटीज आ जाते हैं, जो अमेंडमेंट्स जो पिछले साल अमेंडमेंट्स किए गए थे, उनमें जो थोड़े से एम्बिग्विटीज आ गए हैं, उनके क्या सुधार है, उनका क्या इम्पैक्ट है, एक तो वो ब्रॉड हेड है। दूसरा अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ और कोविड रिलेटेड रिलीफ मेजर्स के साथ जो जिसने उद्योग ने स्पेंड किया था, उसको कैसे ट्रीट किया जाए और उसको कैसे बढ़ाएं और उसको कैसे एक तरीके से टैक्स की ट्रीटमेंट हो, वो दूसरा एक हेडिंग अगर आप देखें। तो तीसरा है जो R&D के ऊपर, क्योंकि R&D में और इनोवेशन के इस कोविड में के दौरान तो ये दोनों चीजें बड़ी काफी आगे आई थी और बड़े अच्छे मॉडल्स बने हैं इसके दौरान। चाहे देखें, अगर आप वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट किया या ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किया, तो वैसे R&D मेजर्स कैसे इंडस्ट्री वाइड तो उसको तरीके से किया जाए। और दूसरे हैं जैसे कि मर्जर्स, एक्विजिशंस और स्टार्टअप्स के द्वारा काफी एक तरीके से काफी सुझाव है, क्योंकि उनके जो अलग अलग चाहे ईसॉप्स के बात हो या एंजल टैक्स के बारे में हो, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा सा सुझाव है। और अगर आप देखें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और फेसलेस स्कीम में और उसको कैसे ईज ऑफ टैक्सेशन का एक तरीके से सुझाव है जी। और अगर आप देखें अगले वाला है पर्सनल इनकम टैक्स में, तो होते हैं थोड़े से चीज अगर आप कहें, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थोड़े से सेक्शन है, उसको कैसे ब्रॉड बेस किए गए। ऐसे करीब
12-13 सेक्शंस में हमने सुझाव दिए हैं और ये हमारी उम्मीद है कि इनमें वित्त मंत्री उनको देखेंगे और थोड़े से बजट में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। सौरभ जी, कंप्लायंस कम करने, टैक्स को लेकर जो ऊहा-पुहा होती है उसको लेकर भी सरकार ने कुछ सुझाव मांगे हैं। साथ ही मुकदमेबाजी में कमी लाने के संबंध में भी स्टेक होल्डर्स को सुझाव देने को कहा गया है। ये मुकदमेबाजी और जिस तरह से कंप्लायंस की बात की गई है, इससे क्या तात्पर्य है और क्या इससे लाभ इंडस्ट्री को होगा? देखिए, उद्योग जगत को कॉरपोरेशन टैक्स में पहले ही काफी राहत दी जा चुकी है। अब जो कंप्लायंस बर्डन है, रेगुलेटरी बर्डन है, उसको तो कम करना ही है। जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है, निवेश तभी आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं वो बहुत जरूरी है। मुकदमेबाजी के लिए हमें कोई हल निकालना है, स्थायी हल निकालना है। समस्या एक, हम लोग, चूंकि मैं इसमें रहा हूं ब्यूरोक्रेसी में, जी। एक ये होती है कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसके लिए इस सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन किए थे, ताकि हम लोग अगर ठीक समझें तो अगर एक मांग किसी निचले स्तर पे किसी ने लगाई है तो उसको कम करें। अगर न्यायोचित कार्रवाई होगी तो लोग इतनी मुकदमेबाजी नहीं होगी। तो सरलीकरण जो करना है और जो कल्चरल चेंज लाना है, जो माइंडसेट बदलना है, वो बहुत जरूरी है अगर हमें मुकदमाबाजी कम करनी है। जी। सर, ये आम तौर पे जो मुकदमेबाजी का शब्द इस्तेमाल इस सुझाव के तहत किया गया है, ये मुकदमेबाजी के मामले कौन से होते हैं आम तौर पर? अगर हमारे दर्शक समझना चाहें, किस तरह के ये केसेस होते हैं? ये मूल तौर पे जो आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जी। उस पे जो कर देने वाला है वो उसको डिस्प्यूट करता है कि इतना नहीं लगना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक तो जो इनके कानून है उनका सरलीकरण बहुत जरूरी है। जी। बीच बीच में पहल होती रही है डायरेक्ट टैक्स कोड की, तो एक नजर उस पर भी डालनी पड़ेगी। जहां तक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो इनके परव्यू के बाहर है, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा। मगर एक चीज और जो बहुत समस्या खड़ी हो गई है वो ये है कि तमाम मामले आर्बिट्रेशन में चले गए। जी। और ये आर्बिट्रेशन की वजह से जो है जितना कराना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भी एक कोई समाधान निकालना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर देने वाले अपने देश में कम हैं। अगर मैं बात चाहे उद्योग जगत की करूं या आम नागरिकों की बात मैं करूं, एक ये बड़ी समस्या रही है। ऊपर से जो उद्योग जगत को लेकर शिकायतें रही हैं, कर के लेन देन को लेकर जिस मुकदमेबाजी का उल्लेख संभवतः इसमें किया गया है, आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर अमन इसको? नहीं, देखिए जी, ऐसा है, कर का बेस हमेशा कम रहा है पर पिछले 3-4 साल में बढ़ा भी है। हमने देखा जब पीयूष गोयल जी ने इंटरिम बजट एक प्रेजेंट किया था तो उसमें उन्होंने एक स्कीम निकाली, 5 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो छोटे छोटे निवेशकर थे, घरों में औरतें काम कर रही थी, छोटे छोटे बाजार, तो उनको भी लगा हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डिमोनेटाइजेशन का जनधन अकाउंट खोले और अकाउंट खोले तो उसमें पैसा उनका बैंक में गया, तो उनको दिखाई दिया कि हम बैंक से करके निवेश में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक ही जो पहल हुई, इससे एक ब्रॉडनिंग ऑफ बेस जो है वो शुरू होने देखने को मिला कि वो बॉस बेस बढ़ा। फिर निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में जॉब लिंक्ड फैसिलिटीज दी कि अगर आप इतने लोगों को निवेश देते हैं तो हम आपको ये राहत देंगे, ये रिलैक्सेशन देंगे। मेरे विचार में उस चीज को इस बजट में भी हमें देखने को मिलेगा कि उसको बढ़ाया जाएगा। एक ये जॉब लिंक जो फैसिलिटी है, इस तरीके से कुछ देश है, जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक कंपनी जाके सरकार को कह सकती है, देखिए मैं इतने लोगों को हायर करता हूं, मैं इतना जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता हूं, तो मेरे को कुछ राहत दी जाए टैक्सेशन के अंदर। वहां पे फैसिलिटी है, ये लिंक्ड फैसिलिटी है, ग्रोथ लिंक्ड फैसिलिटी है। इस तरीके की अगर हम फैसिलिटी, चाहे जीडीपी लिंक हो या जॉब लिंक, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में किया है, वो लाएंगे तो एक ब्रॉड बेस होगा। हमें समझना जरूरी है
55% जो जीडीपी है हमारा सर्विसेज सेक्टर से आता है, और सर्विसेज सेक्टर में आप हैं, मैं हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उनको देना है। और वो मेजरली हिट हुआ है कोविड की वजह से। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट काफी जो स्किल्ड लेबर है उसमें हुई है, अनस्किल्ड लेबर में भी हुई। वहां पे तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, थोड़ा रिलीफ भी उनको मिला है, डेफरमेंट भी हुआ है उनका, जैसे आप अभी उनको डेफरमेंट दिया गया है, टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, ताकि वो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके पैसा दे। तो इस टाइप की चीजें मेरे विचार में राहत दिखाई दे रही है सरकार, और सरकार एक एक बार छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो एक बड़ी चीज कर रही है वो हमें दिखाई दे रहा है। और जहां तक बजट की एक्सरसाइज होती है, जो हमें आइडिया था, नॉर्मली 4-5 महीने पहले बजट की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और ये एक राइट टाइम होता है जहां पे ट्विकिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि इसके बाद वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे अगले महीने से लग जाएंगे कि किस तरीके से उसको पूरा रूप आकार दें, ताकि सारे कैलकुलेशन करके, बिकॉज जो 1 रुपया खर्च करना है, 1 रुपया कहीं से आना भी है, वो भी देखना जरूरी है कि कहां से आएगा वो। फॉर्चुनेटली जो जीएसटी की कलेक्शन हुई है वो भी बढ़ गई है, जो निवेश हिंदुस्तान में आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो भी बढ़ गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़े हैं हमारे, तो बाहरों का नुभाव भी बढ़ा है कि हम आके इन्वेस्ट करें। इसलिए आज जो आरबीआई ने किया वो भी हमें देखने को मिला। तो इसलिए जो सिचुएशन है ओवरऑल बहुत अच्छी नजर आ रही है, और सरकार चाहती है कि हम किस तरीके से रिलीफ दें। और पहला कदम हमने देखा, जैसे मैंने कहा, ऑयल का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे अभी कहा गया बाहर हैं, पर कुछ अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूटी सरकार के पास है, उसको किस तरीके से रैशनलाइज करें, रिलैक्स करें, ताकि जो है इंडस्ट्री भी कंफर्टेबल हो सके और जॉब जनरेशन की तरफ हम जा सकें। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत खतरा रहता है किसी भी सरकार के लिए, और हिंदुस्तान में कितना भी काम हुआ हो, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स काफी हाई रहे हैं, पर फिर भी इस समय सिचुएशन अच्छी है। और जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है आईपीपी की नंबर्स की, इंडस्ट्री की मूवमेंट्स हो रही हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि जो हम प्रॉब्लम में अभी पिछले 1.5 साल में आए हैं, वो बहुत अच्छी रिकवरी हमारी देखने को मिलेगी अगले 3 महीने में। जी बिल्कुल, सरकार भी चाहती है बजट के जरिए जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़े, और जो उद्योग जगत है वो खुद भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और लोगों को रोजगार देने वाला बने, लोगों को अधिक से अधिक नौकरियां मिले। दिलीप जी, अगर मैं जीएसटी कलेक्शन की बात करूं तो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार ने एक बड़ा कर सुधार की दृष्टि से ऐतिहासिक जो फैसला था इस सरकार ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से लगातार कलेक्शन बढ़ रहा है? अगर आप देखें तो इसमें जीएसटी कलेक्शंस और अमन अग्रवाल ने अलग अलग इंडिकेटर्स दिए जिससे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस टाइम जो टैक्स कलेक्शन में है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है जी। और वो भी जो उनके बजट एस्टिमेट से ज्यादा हुई है, क्योंकि इकोनॉमी एक तरीके से रिबाउंड किया है। और एक कहना है कि जो वित्त मंत्री अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में थी, तो पिछले 2019 में जब वो गई थी, वो वहां पे इन्वेस्टर्स ने 6 या 7 मुद्दे उठाए थे। इस टाइम उन्हें शुरुआत ये कि जो उन्हें 2019 में 6 या 7 मुद्दे उठाए थे, या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हो, या इंश्योरेंस ओपनिंग अप का हो, आपने, या कॉर्पोरेट टैक्स का जो हो, उसमें 2-4 और मुद्दे थे, आपने सारे अपने बजट में और उसमें आपने एड्रेस कर दिए हैं। और अभी तो खाली ही जो जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें सरलता लाने के लिए और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और कंप्लायंस ईज करने के लिए एक तरीके से है। इकोनॉमी अभी राइट ट्रैक पे जा रही है। थोड़े से क्रिटिकल सेक्टर्स है, जैसे अमन अग्रवाल जी ने कहा था कि जो सर्विसेज सेक्टर्स है, जिसमें थोड़ा सा एक तरीके से उनको थोड़ा और हैंड होल्डिंग है थोड़े महीने के लिए, क्योंकि वो हाई कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं। तो उसमें हम देखते हैं काफी पॉजिटिव मूव्स हैं, और बजट में काफी उम्मीद है सबके लिए, उद्योग के लिए, आम आदमी के लिए। और एक तरीके से जैसे आप हर बजट में कोई नई चीज देखते हैं, इस बजट में भी हमें नई चीज देखने के लिए जरूर मिलेगी। जी सौरभ जी, आप जो बजट की तैयारियां इस समय शुरू हो रही हैं, उसमें आप कौन सी एक ऐसी महत्वपूर्ण बात हमें बताना चाहेंगे कि भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वो बजट की दृष्टि से? देखिए, बजट का उद्देश्य है 8% की जीडीपी में बढ़ोतरी जी। इसके लिए आवश्यक है कि निवेश आए, तो बजट के माध्यम से हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है। एक दूसरा, हमें खर्चा करना है सरकार को, ताकि रोजगार सृजित हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच रहा है।
जिसके लिए ये आवश्यक है कि एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट क्रिएट किया जाए। जो अभी आरबीआई की घोषणा हुई है उससे उस दिशा में पहल हुई है। तो बजट के माध्यम से मेरी अपनी जो इच्छा है वो ये है कि एक तो सेविंग्स की दर को बढ़ाया जाए जी और एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट बनाने की दिशा में पहल की जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो सके। जी बिल्कुल। जब भी बजट शुरू होता, तैयारियां शुरू होती हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, उद्योग जगत की भी है, ट्रेड एसोसिएशंस की भी है, और सरकार भी इस बात को समझती है। इसलिए सरकार ने 15 नवंबर तक जो उद्योग जगत है, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं, उनसे सुझाव मांगे हैं। दिलीप जी, सौरभ जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।